नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार फिर उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 13। इससे पहले हम 12 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें कि हर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि सुपरवाइजर के लिए बहुत ही लाभप्रद क्वेश्चन है। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो नंबर 13 एक लॉन्ग गैप के बाद में। तो सभी जो है इस वीडियो से जुड़े और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन क्या होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमने उसमें इंक्लूड किए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट उनसे हमें मिलने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बात हो रही है उत्पादक राज्य की, और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और महाराष्ट्र। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली तिलहन है, किसके बाद में? सोयाबीन के बाद में सेकंड नंबर की तिलहन, फर्स्ट नंबर पे सोयाबीन यहाँ पर, और सेकंड नंबर पर अपने यहाँ पर क्या आ जाती है? मूंगफली आ जाती है। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली जो है वो 90% मूंगफली का जो उत्पादन होता है भारत में, वो कौन से ऋतु में होता है? 90% जो होता है वो खरीफ ऋतु में होता है। तो वर्षा पर आधारित फसल ज्यादातर ये है। और कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूंगफली का उत्पादन कितना है। उत्पादन जो है वो कितना है? मूंगफली का उत्पादन है लगभग जो है वो 118 लाख टन। कितना है? 118 लाख टन है, जिसमें सबसे आगे हमारे पास आ जाते हैं गुजरात, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है गुजरात, जहां पर कितनी मूंगफली होती है? 52 LT, 52 लाख टन जो है मूंगफली कहां पर होगी? गुजरात में होती है। और दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर कि लगभग जो है 21 से 22 LT उत्पादन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अब एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ कि क्षेत्रफल में भारत का पहला स्थान है, और उत्पादन में चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा है? सेकेंड आफ्टर चाइना, भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर? ये तो हमने बात की मूंगफली के उत्पादन की बात की। तो मूंगफली का उत्पादन जो है वो 118 लाख टन भारत में है। कितना है? 118। और उसमें से गुजरात में कितना है? 52 LT। लगभग ऐसा मान के चले कि गुजरात जो है वो लगभग 45 से 50% के बीच में मूंगफली भारत की ग्रो करता है, जिसमें से 90% जो है वो कब होती है? खरीफ ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोलिब्डेनम पुरानी पत्तियों में चितकबरा रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एमओ जो है पुरानी पत्तियों पर चितकबरा रोग उत्पन्न करता है। दूसरा, बोरोन झाड़ी नुमा बनावट देता है पौधे को। तीसरा है लोहा, सफेद से हल्का पीला हरिमाहीनता इसके कारण आती है। और अगला है मैग्नीज, तो मैग्नीज से धूसर पीले भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि किसके लक्षण ऊपरी पत्तियों पर होते हैं और किसके लक्षण निचली पत्तियों पर होते हैं। निचली पत्तियों पर इनमें से किसका होगा? एमओ के लक्षण प्रकट होते हैं। और बाकी सबके कहाँ होंगे? बोरोन के ऊपर होते हैं, उसके बाद आयरन,
और मैग्नीज। मैग्नीज और आयरन के लक्षण जो है वो लगभग एक समान जैसे ही होते हैं, ये ऊपरी पत्तियों पर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं मोलिब्डेनम पुरानी पत्तियों पर चितकबरा रोग उत्पन्न कर देता है। एमओ मतलब जो ओ है, तो गोल मृत धब्बे जो बनते हैं किससे बनेंगे? कोई भी पत्ती है उस पे पहले जो है वो पीले रंग के गोल धब्बे बनेंगे, तो इससे जो पत्ती दिखेगी वो कैसे दिखेगी? आपको चितकबरी दिखेगी। कैसी दिखेगी? चितकबरी दिखेगी, मतलब पीला और हरा रंग मिक्स में दिखाई देगा। तो पुरानी पत्तियों पर जो है मृत धब्बे बनते हैं किससे? तो इससे चितकबरापन उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो क्या है? सही है, बिल्कुल सही लक्षण है। बोरोन का दिया हुआ है झाड़ी नुमा बनावट। तो बोरोन का झाड़ी नुमा बनावट, बोरोन क्या करता है? पत्तियों की वृद्धि को समाप्त करता है, पत्तियों की वृद्धि को समाप्त करता है। तो इससे पत्तियां जो है छोटी रह जाती है, और छोटी रह जाएगी तो पौधा किस प्रकार का दिखाई देगा? ऊपरी झाड़ी नुमा दिखाई देगा। तो ये भी यहाँ पर बोरोन भी जो है वो सही लक्षण में लग रहा है। उसके बाद में आ जाता है लोहा सफेद से हल्का पीला हरिमहीनता। देखो, लोहे से और मैग्नीज से जो है वो क्या आती है? अंतःशिरा हरिमहीनता आती है, हरिमहीनता आती है। अंतःशिरा हरिमहीनता, तो हरिमहीनता मतलब पीला रंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुख्य लक्षण क्या है? अंतःशिरा हरिमहीनता है। सफेद रंग जो है वो कब आता है? जब बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी अगर मान लो जिंक आयरन की है, तो वहां पर सफेद रंग हमें देखने को मिलता है, या नेक्रोटिक कंडीशन या उत्तक्षय हमें देखने को मिलेगा। बाकी पहले जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा? हल्का पीला रहेगा। तो सफेद से हल्का पीला नहीं होगा, पहले हरिमहीनता होगी, मतलब पीलापन आएगा, और उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, मतलब कैसी मृदाओं में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है? उदासीन और क्षारीय मृदाओं में किसकी कमी देखने को मिलती है? लोहा की कमी देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पर लोहा जो है, इसमें आंसर सही तरीके से बैठ नहीं रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कौन सा युग्म सही नहीं है? सी, लोहा। इसमें क्या आएगा? पीले रंग से सफेद रंग में पीला हरिमहीनता से सफेद रंग की पत्तियां, उत्तक्षय। तो ये सही आंसर हो सकता था, ये यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। मैग्नीज से धूसर पीले भूरे धब्बे बनते ही हैं, ये सिंपल सी चीज है। आपने देखा होगा कि मैग्नीज के कारण जो है वो जई में धूसर चित्ती रोग हो जाता है, धूसर चित्ती रोग। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे हैं जिनमें ग्रे स्पेक हो गया, और मैग्नीज की कमी मुख्य रूप से गेहूं में भी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? गेहूं में, जई में और गेहूं में ग्रे स्पेक डिजीज जो है वो मैग्नीज की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने अभी यहाँ पर सामना किया, ऐसे क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो इनमें बिल्कुल हम डैम श्योर होके हम आंसर करें, श्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरी तरीके से अच्छे प्रकार से लक्षणों को पढ़ें और उसके बाद में उसका आंसर करेंगे, तो हमें इजीली उसका आंसर जो है हमारा राइट जा सकता है। देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। गर्म मौसम की फसलों के लिए कार्डियल न्यूनतम तापमान। देखो, कार्डियल न्यूनतम तापमान क्या होता है? वैसे तो CGP, ये क्या है? प्रधान वृद्धि तापमान, प्रधान वृद्धि तापमान बिंदु। प्रधान वृद्धि तापमान बिंदु किसे कहा जाता है? न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम। ये जो तापमान है फसलों की वृद्धि के लिए,
इन्हें हम क्या कहते हैं, CGP, प्रधान वृद्धि तापमान बिंदु कहते हैं। तो इन्होंने यहां पर दिया क्या हुआ है, गर्म मौसम की फसलों के लिए, मतलब गर्म मौसम की फसलों का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय, ये जानना जरूरी है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय फसलों के लिए कार्डियल में भी कौन सा पूछ रहा है, वो न्यूनतम पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, न्यूनतम। चलो मैं जो आपके 11th की बुक में जो है वो टेबल बनी हुई है, वो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बनी हुई है। दो तरह की फसलें हैं, उष्ण और शीत, ठीक है। तो शीत कटिबंधीय के लिए तो क्या है, न्यूनतम तो कितना होगा, मिनिमम, फिर उसके बाद में ऑप्टिमम मतलब इष्टतम और मैक्सिमम, ये तीन तरह के तापमान दिए हुए हैं। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में दिया हुआ है 20 से 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद में दिया गया है 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो दिया हुआ है किसके लिए, शीत कटिबंधीय, मतलब गर्म की जगह अगर ठंडा मौसम होता है। और उष्ण के लिए दिया हुआ है 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में दिया हुआ है 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में अभी इसी साल जो है दिया गया है। अब इसका आंसर क्या माना है वो चीज हमें देखनी है। देखो यहाँ दिया गया है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो किसके लिए है, शीतकालीन के लिए, शीतकालीन के लिए है। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 15 से 18 दिया हुआ है। 11वीं की किताब के आधार पर यह आंसर बिल्कुल सही है, 11वीं की किताब के आधार पर आंसर बिल्कुल सही है। और अगला दिया हुआ है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो आरपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी ने जो इस क्वेश्चन को माना है उसका राइट आंसर क्या माना है, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस उन्होंने राइट आंसर माना है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो राजस्थान में गर्म फसलें हैं, जो गर्म मौसम की फसलें हैं, वो रफ एंड टफ और मोर रेसिस्टेंट क्रॉप है, इसलिए वो 10 से और 15 डिग्री सेल्सियस तक का भी तापमान सहन कर सकती है, उनके लिए न्यूनतम तापमान सहन करने योग्य है। बुक में 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो आप उनमें दोनों याद रखें। ये क्वेश्चन डिलीट भी नहीं किया गया, पर आरपीएससी ने इसको राइट माना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली छोटी मिलेट की फसल कौन सी है। सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली छोटी मिलेट की फसल कौन सी है। यहाँ पर दिया हुआ है कोदो, बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट और फिंगर मिलेट। इनके नाम मैं थोड़े से यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर देता हूँ। रागी, उसके बाद में कांगड़ी, ये है सांवा, इसको कंडुआ भी कहते हैं ना, कोडो मिलेट जिसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, कोडो मिलेट। एक सेकंड में आपको नाम हिंदी में इसके बता देता हूँ। चीना, इसको क्या कहेंगे अपन, अच्छा प्रोसो मिलेट को कहते हैं चीना, बार्नयार्ड मिलेट को सांवा ही कहते हैं, और इसको कांगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांगड़ी। ठीक, ये चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी उगाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाने वाली मिलेट कौन सी है। तो देखो कुल क्षेत्र कितना है किसका, माइनर मिलेट का, 2.29 मिलियन हेक्टेयर, ये कुल क्षेत्र है। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, या सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है 1.6 मिलियन हेक्टेयर, इसमें कौन सी उगाई जाती है, और बाकी जो रिमेनिंग है 0.69 मिलियन हेक्टेयर,
तो 1.6 में तो केवल और केवल जो उगाई जाती है वो कौन सी है, फिंगर मिलेट, मतलब रागी उगाई जाती है। कौन सी उगाई जाती है, रागी। और रागी के बाद में दूसरी आती है आपके पास प्रोसो मिलेट। कौन सी आती है, प्रोसो मिलेट। इस तरीके से। और बाकी में ये है, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा उगाता है, तो एमपी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा छोटी मिलेट्स की फसलें सबसे ज्यादा एमपी में होती है। और हम बात करें सबसे ज्यादा कि कौन सा जो है इनमें से सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो क्षमता है प्रोडक्शन के मामले में वो फोक्सटेल मिलेट की है। किसकी, कांगड़ी। ज्यादा उत्पादन, ज्यादा उत्पादन जो होता है वो किसका होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन फोक्सटेल मिलेट का है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो है वो फिंगर मिलेट, मतलब रागी की फसल उगाई जाती है। पर अगर मान लो कि बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस में होता है, तो उत्पादन के केस में प्रति हेक्टेयर उत्पादन के केस में जो है फोक्सटेल मिलेट फर्स्ट नंबर पर है। बार्नयार्ड मिलेट दिया हुआ है, कोदो मिलेट दिया हुआ है, कोडो मिलेट है ना। तो ये थी आपकी छोटे अनाज वाली फसलें। इनमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो 9.2% जो है वो किस में पाई जाती है, रागी में। रागी में 9.2% प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा स्रोत है, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके विकास के लिए जयपुर में जो है वो क्या है, मिलेट निदेशालय। क्या है, माइनर मिलेट निदेशालय है। तो निदेशालय जयपुर में स्थित है इसका, मतलब छोटे अनाज वाली फसलों का जो विकास निदेशालय है वो जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार को हानिकारक माना जाता है। तो हानिकारक खरपतवार क्या होंगे, हानिकारक खरपतवार होते हैं तीव्र वृद्धि, तीव्र डिस्पर्जल मतलब विसरण, और बड़ी बात जिसको नियंत्रित करना कठिन हो, जिसको नियंत्रित करना कठिन, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नोक्सियस वीड कह रहे हैं। कौन सा वीड कह रहे हैं, नोक्सियस। नोक्सियस का मतलब विषैला नहीं होगा, विषैले वीड्स में अलग आ जाते हैं, जैसे कि धतूरा नोक्सियस में नहीं आता, वो पॉइजनस वीड की जो कि कंट्रोल नहीं होते, हानिकारक खरपतवार। तो ऑप्शन दिए हुए हैं चिनोपोडियम, एमेरेंथस दिया हुआ है, बोहरीविलिया डिफ्यूजा दिया हुआ है, और पार्थिनियम सोरिफोरस। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा उग रहा है वो कौन सा है, पार्थिनियम है। इसके साथ और कौन कौन से हानिकारक वीड हो सकते हैं, अगर आपको पार्थिनियम देखने को नहीं मिले तो लेंटाना हो सकता है, दूब घास ये भी हानिकारक में सम्मिलित किया जाएगा, कांस और मोथा। ये कंट्रोल बहुत ही कठिनाई से के साथ कंट्रोल होते हैं और बहुत जल्दी तीव्र गति से फैलते हैं, है ना। इनमें डिस्पर्जल रेट जो है वो हाई होती है, विसरण जो दर है, विसरण की दर वो बहुत अधिक होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सुपरवाइजर की तैयारी बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी बुक्स के साथ अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। और आपको पता भी होगा कि अब RSSB जो है वो RPSC की तर्ज पर बहुत ही कॉन्सेप्टिव पेपर सेट करने वाली है। तो आपको अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, ना कि आप रट्टा मार के पढ़ें। बहुत ही अच्छे से पढ़ें और बहुत ही सलीके से और कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, ऐसी पढ़ाई हम करें।
ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2022-23 के दौरान राजस्थान के किस जिले को पूर्ण शुद्ध सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक था? तो कौन से जिले का जो शुद्ध क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र, नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो सबसे ज्यादा था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं श्रीगंगानगर, कोटा, बीकानेर और बाड़मेर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जो खेती होती है वो कैसी खेती होती है? वर्षा आधारित खेती होती है। वर्षा आधारित खेती होती है, जनरली वर्षा आधारित खेती होती है, रेनफेड। उसके बाद जो है सिंचित क्षेत्र, जो औसतन सिंचित क्षेत्र होता है अपने यहाँ का, औसतन सिंचित क्षेत्र, औसतन सिंचित क्षेत्र जो है वो लगभग कितना है? 20 से लेकर के 40% है। कितना है? 20 से लेकर के 40% औसतन सिंचित क्षेत्र अपने यहाँ का है। और उसमें सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचित नेट इरिगेटेड एरिया श्रीगंगानगर में है। मतलब अगर हम राजस्थान के केस में बात करें तो राजस्थान में 87 लाख हेक्टेयर जो है, 87 लाख हेक्टेयर राजस्थान का शुद्ध सिंचित क्षेत्र रहा है 2022-23 के लगभग। 22-23 में जो है वो कितना रहा है? 87 लाख हेक्टेयर। और जो कि कितना है, लगभग कितना परसेंट होगा? लगभग जो है वो 48% एरिया है। कितना परसेंट एरिया है? कुल सिंचित क्षेत्र का 48% एरिया है शुद्ध सिंचित, है ना, नेट इरिगेटेड एरिया है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा सिंचाई की जा रही है। तो कई सारी बुक्स में और अभी तक भी आप वही रटी रटाई चीजें अभी तक अगर आप पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो राजस्थान में कुओं के द्वारा होती है, तो ये जो है बातें अब पुरानी हो गई है ना। सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो किसके द्वारा होती है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से होती है कितनी परसेंट? 42%। और ओपन वेल से, खुले कुओं से जो होती है वो 32% होती है। कितनी परसेंट होती है? 32% सिंचाई होती है। तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय समन्वित कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑन मीटियोलॉजी, मौसम विज्ञान, एक्रेप जो है, मीटियोलॉजी का एक्रेप कहाँ पर है? तो एक्रेप की अगर बात करूं मैं आपसे तो 1989 में एक्रेप को कहाँ खोला गया था? क्रीडा के अंदर। क्रीडा क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। शुष्क कृषि का जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो उसी के अंतर्गत जो है वो एक्रेप मीटरोलॉजी में चलाया गया, जो कि कहाँ पर? हैदराबाद में चलाया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्रेप कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे बादल जो सूर्योदय के पूर्व एक सेकेंड, क्वेश्चन देखो। वे बादल जो सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद चमकीले लाल अथवा नारंगी प्रतीत होते हैं, ऐसे बादल जो सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद जो है वो चमकीले और बिरंगे दिखाई देते हैं, तो वो कौन से बादल होंगे? यहाँ पर दिया हुआ है पक्षाब कपासी, सीरस
स्तरित और कपासी। देखो मुख्य रूप से 3 तरह के बादल होते हैं, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो। वैसे तो कई प्रकार इनके मिलाकर के कई प्रकार इनके होंगे, पर मुख्य रूप से जो होते हैं, सबसे पहले सीरस, दूसरे हैं कुमुलस, और तीसरे हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटस मतलब स्तरी, कपासी और तीतरपंखी। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर होते हैं, सबसे ऊंचाई पर होंगे, और ये जो दिखाई देते हैं वो बर्फ के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए जो है इन बादलों का रंग जो है सीरस क्लाउड, जो तीतरपंखी बादल है, इनका रंग जो है वो लाल अथवा नारंगी प्रतीत होता है, क्योंकि बर्फ के समान दिखाई देते हैं, सबसे ऊंचाई पर है। ये कपास के ढेर, गोभी या कपास जैसे दिखाई देते हैं, कपास के ढेर जैसे दिखाई देते हैं इसलिए। और ये बारिश करने वाले हैं, ये सभी तरह के कुमुलस के साथ मिलकर के जो है बारिश करते हैं। इन्हीं का एक प्रकार है, सबसे नीचे वाले बादल हैं, सबसे कम ऊंचाई वाले बादल हैं। और यही बादल जो है वो लगातार बारिश भी करते हैं, जिनमें कि इसी का टाइप है, एक निम्बस क्लाउड है, सीरोनिम्बस, जो कि लगातार रेन के लिए जिम्मेदार है, अच्छी बारिश के लिए जिम्मेदार है। चलो, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पर दिया हुआ डिवाइन एस्परजिलस आवामोरी, डिवाइन कोलेडोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोडस और डिवाइन सर्कोस्पोरा रोडमेनी दिया हुआ है, और डिवाइन फाइटोप्थोरा पामियोरा दिया हुआ है। देखो समझने के लिए है कि है क्या चीज ये। सबसे पहले ये जो चीज है वो किससे रिलेटेड है? खरपतवार से रिलेटेड है। ठीक, अब ये जो दिए हुए हैं ये सब के सब क्या है? बायो हर्बिसाइड। क्या है ये सब? बायो हर्बिसाइड। अब हमें ये देखना है कि डिवाइन में जो है वो क्या होता है। बायो हर्बिसाइड क्या होते हैं? जिसमें सूक्ष्म जीवों को जो है, सूक्ष्म जीवों का एक मास बनाया जाता है और पाउडर फॉर्म में उसको बनाया जाता है, और उसके बाद में इसको स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वो सूक्ष्म जीव वहां पर दूसरे उसके जो परपोषी हैं उस पर रह करके बीमारी उत्पन्न करके और पोषण प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है डिवाइन दिया हुआ है, डिवाइन। तो डिवाइन के केस में मैं बात कर लेता हूँ। डिवाइन के केस में अगर अपन बात करें तो डिवाइन जो है प्रथम जैव शाकनाशी है। क्या है? प्रथम जैव शाकनाशी। ठीक, जिसमें कि क्या होता है? कवक होता है। इसमें क्या होता है? कवक। वैसे कि इसमें सब में कवक ही दे रखा है, तो इस चीज से तो हम निकाल नहीं सकते। और डिवाइन में जो कवक पाई जाती है वो कवक का नाम है फाइटोप्थोरा पामियोरा। फाइटोप्थोरा पामियोरा। तो ये कवक क्या क्या करती है? अगर मान लो इस कवक को हम डालते हैं तो ये कवक क्या करेगी? ये कवक जो है उसमें रूट रोट उत्पन्न कर देती है, जड़ गलन रोग। कौन सा रोग उत्पन्न करती है? जड़ गलन। खरपतवारों में जड़ गलन रोग उत्पन्न कर देती है। तो जैसे हम डिवाइन का स्प्रे करते हैं जो कि प्रथम शाकनाशी है, यह पौधों जो खरपतवार के पौधे हैं उनमें जड़ गलन रोग उत्पन्न कर देती है, जिससे कि क्या होता है? खरपतवार खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो डिवाइन में जो फफूंद पाई जाती है, अच्छा डिवाइन जो आता है वो किस रूप में आता है? सस्पेंशन के रूप में। किसके रूप में? द्रव के रूप में आता है ज्यादातर जो है, और बाकी किस रूप में आता है? ये द्रव के रूप में आता है। बाकी ज्यादातर जो आते हैं वो किस रूप में है? वेटेबल पाउडर के रूप में है। किस रूप में है? मतलब घुलनशील चूर्ण के रूप में ज्यादातर आते हैं। तो ऐसे कई सारे विज्ञान इनके नाम हैं, जैसे कि दूसरा है कोलेगो। कोलेगो से पता लग रहा है आपको कि इसमें कोलेटोट्राइकम होगा। कौन सा होगा?
कोलेटोट्राइकम ये कोलेगो में होता है। ऐसे ही है बायोपोलारिस है, बाइपोलारिस भी है। इसी प्रकार से जो है चेट के नाम से भी आता है और एक जो है सर्कोस्पोरा के नाम से चैट आता है। इसी तरह से कई सारे जो है बायोहर्बिसाइड मार्केट में आते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ बात थी डिवाइन की, तो डिवाइन में जो फंगस पाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में जो है रेगिस्तान विकास कार्यक्रम मतलब कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, भारत में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? और रेगिस्तान चूंकि राजस्थान में है तो राजस्थान के परिदृश्य से क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रेगिस्तान का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको कम किया जाए या रोका जाए। इस रूप में जो है रेगिस्तान में कई तरह के क्रियाकलाप वहां पर सुचारू ढंग से प्रारंभ किए गए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1976, 1975, 1974 और 1977। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, 1974 जो है उसमें क्या प्रारंभ हुआ था? ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP। DPAP का मतलब है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। अच्छा, मैंने ये इसलिए बताया है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को आप जो है वो एक तरीके से ना ले, इसलिए ही बताया है। तो 1974 यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर है 1977 से 78। इस दौरान इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को प्रारंभ किया गया या इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है और हमें ज्यादातर जो है ऐसे क्वेश्चंस बुक्स में देखने को नहीं मिलता है, इनको रिलेट करके इनका आंसर करना पड़ता है या स्व विवेक से कॉमन सेंस के साथ में आंसर को निकालना पड़ता है। एनालिसिस के दौरान विश्लेषण करके ये आंसर देखने को मिलते हैं, तब जा करके हम इनका आंसर कर पाते हैं। निम्न में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है? जैविक खेती का सिद्धांत कौन सा नहीं है कि जैविक खेती में क्या जरूरी नहीं है? उत्पादकता का सिद्धांत, ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर, तो प्रति यूनिट या प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन लें, तो ये क्या जैविक खेती का सिद्धांत है क्या? अगला है देखभाल का सिद्धांत। जैसे कोई सी भी खेती करो उसमें इंस्पेक्शन मतलब देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में स्वास्थ्य का सिद्धांत, पौधे की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यह भी ज्यादातर अगर हम बात करें स्वास्थ्य तो सबसे ज्यादा जरूरी मान के चलेंगे, क्योंकि पौधे का स्वास्थ्य जरूरी है। इसके लिए हम खाद व उर्वरक प्रबंध भी करते हैं और कई प्रकार के प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की सहायता से और दवाइयों की सहायता से हम जो है बीमारियों को रोकने की और पौधे को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, कीटों से बचाते हैं। और निष्पक्षता का सिद्धांत है कि मतलब इसमें जो है एक ही एक चीज को ज्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता और सभी चीजों को एक साथ लेकर चला जाता है, तो वो होती है निष्पक्षता। तो देखो जैविक खेती में ये भी होगा, स्वास्थ्य का सिद्धांत की स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा जैविक खेती कर रहे हैं तो, और देखभाल भी हमें करनी पड़ेगी। हाँ, उपज भले ही कम निकल जाए पर प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा आना चाहिए, तो उत्पादकता का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? उत्पादकता का सिद्धांत। ये जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है। बाकी सब जैविक खेती के सिद्धांत है, वहां देखभाल भी जरूरी है
स्वास्थ्य जरूरी है पौधे का, और निष्पक्षता मतलब ऐसा है कि हम किसी एक चीज पर बेस्ड ना हो, एक चीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करें, मतलब हम जो कीटनाशक को ही सपोर्ट कर रहे हैं उसी को नहीं, इसमें सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है, इंटीग्रेशन है ये सभी चीजों का एक समन्वित कार्यक्रम है जैविक खेती। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग कितना था? वर्ष 2024 में कृषि का जो है वो भारत की जीडीपी में या भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कितना परसेंट योगदान था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 24, 18, 20 और 16। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 16% योगदान जो है वो किससे था? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए या उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग जो है वो 16% योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में हम अगर बात करें तो। नेक्स्ट, और अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट, गेहूं की फसल में अधिकतम पत्ती क्षेत्र देखा जाता है, मतलब गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कब होता है या कौन सी वृद्धि अवस्था के दौरान होता है? अब ये पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा लीफ जो है, सबसे ज्यादा पत्तियां जो है वो किस समय पर गेहूं के पौधे में रहती है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन वृद्धि अवस्थाएं दी हुई है, गांठ बनने की अवस्था में, देरी से लेट ज्वाइंटिंग है ना, देरी से गांठें बनने की अवस्था में, टिलरिंग कल्ले निकलने की अवस्था में, और फ्लैग लीफ स्टेज, फ्लैग लीफ अवस्था में, मतलब जो कि बालिश के पास से जो लीफ निकलती है उसे फ्लैग लीफ कहते हैं अपन, है ना, क्या कहते हैं? फ्लैग लीफ। तो सबसे ज्यादा पत्ती क्षेत्र जो देखा जाता है या सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर जो देखी जाएगी वो किस समय देखी जाएगी? तो वो इसमें राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? फ्लैग लीफ अवस्था में जो है पौधे में सबसे ज्यादा पत्तियां होती है। गेहूं के पौधे में सबसे ज्यादा पत्तियां फ्लैग लीफ अवस्था में होती है, जब उसमें बाली निकलने वाली होती है, बाली से पहले की अवस्था जो होती है उस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों की वार्षिक वर्षा में दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून का योगदान सबसे कम है? वैसे तो क्या है, 75% बारिश जो है वो कौन सा मानसून करता है? साउथ वेस्ट मानसून ही करता है, ठीक है। तो 15% वर्षा जो करता है वो कौन सा मानसून करता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून करता है। कौन सा मानसून करता है? नॉर्थ ईस्ट। तो यही देखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कौन से क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ राजस्थान गुजरात में तो बारिश ही इनसे होती है, साउथ वेस्ट। महाराष्ट्र कर्नाटक बिल्कुल इनसे ही होगी। तमिलनाडु जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा। तो देखो जनरली ये तमिलनाडु वाला एरिया है और ये हमारा कौन सा घाट है? इसे हम मालाबार तट कह सकते हैं। तो यही साउथ वेस्ट मानसून इधर से बारिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर में जो है इस मानसून से बारिश नहीं होती, इस मानसून से बारिश होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून इसको कहते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेन्नई में। चेन्नई में इससे सबसे ज्यादा बारिश होगी, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौ की फसल में पीला रतुआ मतलब येलो रस्ट रोग इसके कारण होता है। रस्ट का जहां भी नाम आ जाए, रस्ट मतलब रोली है ना, और स्मट मतलब होता है कंडवा। तो रोली रोग जो होता है वो पक्सीनिया से होता है,
पक्सीनिया, और स्मट रोग जो होता है वो अस्टिलागो से होता है। किससे होता है? अस्टिलागो से। ठीक, तो हमें सबसे पहले तो यही चीजें बाहर निकालनी है। देखो, पक्सीनिया होर्डाई दे रखा है, तो जो का वैज्ञानिक नाम होर्डियम वल्गेर है, तो हमारा राइट आंसर यहीं पर ही आ जाएगा। अस्टिलागो न्यूडा जो है वो किसका है? कंडवा रोग का है, कंडवा रोग। उसके बाद में पक्सीनिया स्ट्राइफोर्मिस, ये भी गेहूं में देखा जाता है। कौन किस में देखा जाता है? गेहूं में धारीदार रोली रोग। कौन सा रोग है? धारीदार रोग। और अस्टिलागो होर्डियाई, अस्टिलागो न्यूडा और अस्टिलागो होर्डियाई मतलब आवृत कंडवा, लूज स्मट एंड अनावृत कंडवा, इन दोनों के दिए हुए हैं। तो राइट आंसर अगर मान लो बात करें रोली की, तो रोली रोग में क्या आएगा? पक्सीनिया, और पक्सीनिया होर्डियाई, होर्डियाई जो है वो होर्डियम वल्गेर जो का वैज्ञानिक नाम है। इस आधार पर हमने इसको आंसर किया है। नेक्स्ट, नम वायु के नमूने में जलवाष्प के द्रव्यमान का नमूने के कुल द्रव्यमान के अनुपात से क्या कहलाता है? देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, सीधी सी चीज है, जलवाष्प की मात्रा दी गई है। दूसरा दिया गया है, हाँ दूसरा दिया है इन्होंने वायु में कुल जलवाष्प की मात्रा। तो ये जो ज्ञात करते हैं हम जनरली कैसे ज्ञात करते हैं? केजी। इनकी इकाई क्या है? अच्छा, इस आर्द्रता को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। आर्द्रता आपको पता है 3 तरह की होती है, SH, RH और AH, 3 तरह की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या है? परसेंटेज। और इसकी क्या है? ग्राम पर किलोग्राम। यह विशिष्ट आर्द्रता की है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? विशिष्ट आर्द्रता आ जाएगी, है ना। जब उन्होंने जल की मात्रा दी हुई है, नम वायु के नमूने में जलवाष्प के द्रव्यमान का नमूना, मतलब नम वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है उसका कुल जो जलवाष्प है, वायु में कुल जो जलवाष्प है उसके साथ अगर मान लो उसको रिलेट करते हैं तो उसका अनुपातिक रेशियो अगर निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता का कृषि में इतना ज्यादा महत्व नहीं है, सबसे ज्यादा कृषि में महत्व जो है वो सापेक्ष आर्द्रता का है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज अगर आपको दिखाई देती है कि नम वायु के नमूने में जलवाष्प का भार, द्रव्यमान को एक बार के लिए यहाँ पर क्या मान लो? भार मान लो, है ना। तो नम वायु के नमूने में जलवाष्प का भार और कुल जो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। और एक चीज के लिए देख भी लेते हैं, जैसे मान लो कि नम वायु में जो है वो 20 ग्राम, कितना है? 20 ग्राम है, और कुल जलवाष्प का द्रव्यमान हमने किलो में 5 किलो, कितना है? 5 किलो। तो यहां से हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 ग्राम प्रति किलोग्राम। ये क्या आ जाएगी? विशिष्ट आर्द्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विशिष्ट आर्द्रता। इस प्रकार से जो है निकाली जाती है विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मतलब QPM, गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का QPM में अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, पहले जो मक्का थी सामान्य मक्का, सामान्य मक्का की जो प्रोटीन है उसको हम क्या कह रहे हैं? जीन प्रोटीन, जीन प्रोटीन कह रहे हैं। और जीन प्रोटीन में कमी किसकी होती थी? लाइसिन और व ट्रिप्टोफैन। किसकी कमी थी? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये अमीनो अम्ल है, इनकी कमी पाई जाती थी।
और अगर मान लो इनकी कमी है तो सामान्य मक्का का जो बीवी होता था, बायोलॉजिकल वैल्यू जो होता था, वो लगभग कितना था, 50%। कितना था, 50%। और जैसे ही इन्होंने क्यूपीएम डेवलप किया, क्वालिटी प्रोटीन मेज, जिसमें क्या किया, ओपेक 2 जीन जो है स्थानांतरित किया, और जिससे कि क्या हो गया, लाइसिन और इसकी मात्रा में वृद्धि हो गई, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा में वृद्धि हो गई, और इस प्रकार की मक्का को हमने क्या कहा, क्वालिटी प्रोटीन मेज कहा। क्वालिटी प्रोटीन मेज को जो है वसल द्वारा विकसित किया था 1990 में, और कहाँ विकसित किया था, सिमिट मेक्सिको में, सिमिट मेक्सिको में इसको विकसित किया है। इसकी कई सारी वैरायटी भी है क्यूपीएम की, जैसे एचक्यूपीएम है, प्रोटीना है ना, ये वैरायटीज है जिसमें कि किसकी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाइसिन एप्रोक्स कितना, अगर अलग अलग वैरायटीज की बात करें तो 2.4 से लेकर के 4.2% तक लाइसिन इनमें पाया जाता है, जो कि जीन में अनुपस्थित होता था। किसमें अनुपस्थित होता था, जीन प्रोटीन। फिर उसके बाद में हमने इसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद में जो है क्वालिटी प्रोटीन मेज में दोनों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, और बहुत ही अच्छी मक्का हमारे पास निकल के आई, जो कि कुपोषण से बच्चों को बचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 11th और 12th की एनसीईआरटी में कई जगह पे देखने को मिलता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। पौधों में उपलब्ध जल होता है, पौधों में उपलब्ध जल क्या होता है। देखो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे। तो चाहे पेपर कोई सा भी बनाए, चाहे आरपीएससी बनाए, चाहे आरएसएस भी बनाए, चाहे और कोई संस्थान बनाए, हम आसानी से पेपर को फाइट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भी जो है हम जो वांछित परिणाम है वो नहीं मिल पाता हमें। तो वांछित परिणाम के लिए आपको बिल्कुल अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब रात दिन पढ़ने के बावजूद भी जो है वो 40% नंबर नहीं ला पा रहे हैं, मतलब किसी प्रकार के पेपर को फाइट ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आरपीएससी ने कहा है। तो सचेत रहें, सावधान रहें। ज़्यादातर लोगों के जैसे हम नहीं पढ़े, थोड़ा सा हमें वे ऑफ स्टडी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर वे ऑफ स्टडी अगर चेंज नहीं होती है, और ऐसे ही मार्केट कोचिंग मंडियों के अकॉर्डिंग अगर हम बहते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान है। पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, और इसको बहुत ही तल्लीनता के साथ अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम, इससे सुखद परिणाम यहाँ से देखने को मिलेंगे। अदरवाइज वही लाइब्रेरी के चक्कर काटते रहो, जाते रहो, है ना। परिणाम एक ही बार में बहुत शानदार आए, निशाना टारगेट में लगे, आपका टारगेट में ही तीर लगे हर बार, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो चिंता का विषय है, चिंता करनी चाहिए, है ना। संतृप्त अवस्था में उपलब्ध जल, संतृप्त अवस्था में उपलब्ध जल, इसको तो भैया सिंपल सी बात है, इसको तो हम कहते हैं क्षेत्र क्षमता। इसको तो हम क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र धारिता एवं स्थायी म्लानी बिंदु के बीच जल की मात्रा, स्थायी म्लानी बिंदु, फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच में जो जल की मात्रा है उसको नहीं, उसको कहेंगे, पर स्थायी म्लानी बिंदु नहीं। स्थायी म्लानी बिंदु के बाद में तो पौधा जो है वापस से चल नहीं सकता, वापस से ग्रोथ नहीं कर सकता, मतलब पौधा खत्म हो जाता है। तो हमें तो उपलब्ध जल की बात करें कि जो जल उपलब्ध रहता है, जहां पर पौधे को अवेलेबल रहता है, पौधे को मिल सकता है, जैविक जल जिसको हम कहेंगे। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, क्षेत्र धारिता व म्लानी बिंदु के बीच की जल की उपलब्धता। ये बिल्कुल सही है, मतलब फील्ड कैपेसिटी और म्लानी बिंदु, विल्टिंग कोफिशिएंट VC, विल्टिंग कोफिशिएंट जो है उसके बीच की जो जल की उपलब्धता है उसको हम क्या कहते हैं,
उपलब्ध जल कहते हैं अवेलेबल वाटर, प्राप्य जल। कौन सा जल कहेंगे? प्राप्य जल। तो यहाँ राइट आंसर तो सी है, देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो कहां से कहां तक धारित रहता है ये? 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब तक, वायुमंडलीय दाब तक उपस्थित रहता है। यह इसकी क्षमता रहती है 1 से 15 के बीच में। ठीक है, ये उपलब्ध जल होता है। म्लानी बिंदु और स्थायी म्लानी बिंदु के बीच की जल की उपलब्धता ये बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है? क्षेत्र धारिता एवं म्लानी बिंदु के बीच जल की उपलब्धता। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के अनुसार सिंचाई जल सुरक्षित है। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? आरएससी, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। अब कई सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस लेके आते हैं या नहीं। आपकी वैकेंसी जो है वो 12th बेस है और 12th बेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लाना अपना धर्म है। ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि 12th बेस वैकेंसी है तो उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है 12th में, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। मतलब सोइल केमिस्ट्री में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और आपको पता भी रहना चाहिए कि किस प्रकार का जल जो है वो अपनी मिट्टी के लिए या अपनी फसल के लिए या पीने के लिए उपयुक्त होता है। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन साइंस है। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के अनुसार सिंचाई जल सुरक्षित है। तो आरएससी क्या होता है? आरएससी हमें दर्शाता है कि मतलब आरएससी अगर बढ़ती है तो कैल्शियम कम होता है। तो जल में अगर मान लो कैल्शियम उचित मात्रा में है तो जल वो अच्छा है, अगर उसमें कैल्शियम कम होता है तो वो खराब जल की श्रेणी में आ जाता है या उपयोग करने या उपभोग करने के योग्य नहीं रहता है। आरएससी का फॉर्मूला जो दिया था वो ईटोन ने दिया था। किसने दिया था? ईटोन ने। और फॉर्मूला इसका अच्छा, इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसकी इकाई होती है। फॉर्मूला इसका है CO3 माइनस प्लस SCO3 माइनस माइनस Ca प्लस प्लस और Mg प्लस प्लस। अगर ये ज्यादा बढ़ते हैं तो ये इनको माइनस करने के बाद में हमें किसकी मात्रा आ जाएगी? हमारे पास रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा आ जाएगी। मतलब अगर इनके साथ वाले कार्बोनेट को अपन घटा देंगे तो हमारे पास सोडियम की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। और किसी भी पानी में अगर सोडियम ज्यादा होता है तो उसको उपयोग नहीं किया जाता। तो उपयुक्त जो सीमा है, उपयुक्त जो सीमा है वो क्या है? 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ये जो है वो सीमांत है। मतलब अगर मान लो अवेलेबल ही नहीं है तो मतलब हम इस पानी को काम में ले सकते हैं, बाकी इसके ऊपर तो हम काम में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसके ऊपर का तो जो है वो अनुपयुक्त जल है। क्या है? अनुपयुक्त है। ये सीमांत है, मार्जिनल। यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं? सीमांत। 1.25 से 2.50 तक सीमांत होता है और ये उपयुक्त होता है। 1.25 मिली इक्विवेलेंट तक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सुपरवाइजर के केस में नहीं है, वैसे तो मैं जहां तक समझता हूँ ये सुपरवाइजर के लिए ही है, परंतु आपको लगता है कि नाम जो है इन्होंने बैनर पे लिखा हुआ है सुपरवाइजर और क्वेश्चन जो है ये मतलब एक अलग दर्जे के या एक अलग स्तर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इन वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर दिया करो जो मतलब अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जो सबसे हट के तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपको हमेशा रटे हुए क्वेश्चन देखने को मिले ऐसा तो संभव नहीं है। रटे हुए क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपको आते भी हैं और मेरे ख्याल से 95% एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। और वो रटने के बाद में अपने आप को विद्यार्थी समझें तो फिर वो भी एक अलग परेशानी है। तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन का सामना करो, कोई सा भी क्वेश्चन आपको जो है कुछ न कुछ देके जरूर जाएगा और आपके एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर RSSB के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, जो भी है, वो कुछ भी कहें हम आप उनसे डरने की जरूरत नहीं है ना, या तीतर बितर होने की जरूरत नहीं। वो कुछ भी कहें, हम अपनी स्टडी को एक
पेने तरीके से अगर करते हैं, धारदार स्टडी अगर हम करते हैं, तो हम निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐतिहासिक रूप से मुख्य दृष्टिकोण क्या रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूं कि आपके लेवल से थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अबव है, क्योंकि आप भी कई सारी चीजें ऐसी पढ़ते हो। अगर मान लो कोई आपको ऐसी किताब पकड़ा दे, उसमें कई सारी चीजें लिखी हुई है, फिर सारी पढ़ते हो आप, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण से जो है मौसम का पूर्वानुमान, सुदूर संवेदन, सेंसर रिमोट सेंसिंग, उसके बाद में गतिशील विधि और सांख्यिकीय विधि। देखो, दो चीजें होती है, एक तो सांख्यिकीय स्टेटिस्टिकल, और दूसरी है न्यूमेरिकल, गणितीय। ठीक, मैं बस ये समझाने के लिए बताया है आपको। इससे जो हम भविष्यवाणी करते हैं मौसम की, वो कौन सी करते हैं? दीर्घकालिक और अल्पकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक करते हैं। और गणितीय दृष्टिकोण से जो हम करते हैं वो मध्यकालिक। कौन सी करते हैं? मध्यकालिक। और मध्यकालिक भविष्यवाणी हमारे कृषि के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? कृषि के लिए। इसी प्रकार की भविष्यवाणी कृषि के लिए की जाती है, इसीलिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए नई दिल्ली में संस्थान खोला गया है। नई दिल्ली में केंद्र उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है? नई दिल्ली में केंद्र उपस्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सांख्यिकीय। मतलब दीर्घकालिक और अल्पकालिक भविष्यवाणी किसके आधार पर है? सांख्यिकी के आधार पर है। और मध्यकालिक जो है वो किसके आधार पर है? गणित के आधार पर है। किसके आधार पर? न्यूमेरिकल, गणित के आधार पर, गणितीय दृष्टिकोण से किया जाता है उसका मौसम पूर्वानुमान। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ आपको देकर जाते हैं, तो मतलब आप जो है इस तरह के कमेंट समय या इस तरह के रिव्यू हमें दिया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, वैसे तो हमारा टारगेट है कि जब तक सुपरवाइजर का पेपर होगा तब तक हम 2000 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, पर फिर भी अगर मान लो आपका स्पीड और आपका प्रेम अगर अच्छा बना रहता है, तो मतलब ये 2000 के जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्टडी और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको ऊपर संस्थान देता रहेगा। धन्यवाद। गुड नाइट।